ये बिल्कुल बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि जयपुर शहर में इस प्रकार मंदिर को कोई मुसलमान खरीदे, ये बहुत गंभीर है और हमारे सनातन धर्म का घोर अपमान है। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। कांग्रेस सरकार ने साजिश पूर्वक जयपुर को दो टुकड़ों में बांटा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अब सरकार काम कर रही है, इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी और एक सख्त एक्शन जो है वो दिखाई देगा। पूरे पुलिस थाने की मिलीभगत है, पूरा पुलिस जो तंत्र है इसमें मिला हुआ है। या कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा, व्यापार में वृद्धि होगी तो कीमतें बढ़ जाएगी, तो प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहेगा। एक मदरसा चल रहा है, वो मदरसा भी कभी 25 से 30 साल पहले कृष्ण बिहारी जी का मंदिर हुआ करता था। कोई आदमी डर करके आसपास की स्थिति ऐसी बना दी जाए और फिर जब वो न्याय की गुहार में जब प्रशासन के पास जाए और उसकी सुनवाई नहीं हो तो उसको पलायन के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। महादेव जी का मंदिर था, वो महादेव जी का मंदिर भी मुसलमान को बेच दिया। आज वहाँ मंजिल खड़ी है, मुसलमान का मकान खड़ा हुआ है। कहीं कुछ ऐसी गतिविधियां कुछ ऐसी चल रही हैं जिसमें इंटेंशनली ऐसा हो रहा है कि उन्हें बेचने को मजबूर किया जा रहा है और मुस्लिम्स ही उन्हें खरीद रहे हैं। हिंदुओं का पलायन, हिंदू मंदिर बेच रहे हैं, मुसलमान खरीद रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा? तो जितना बड़ा गड्ढा वो सरकार करके गई है, उस गड्ढे को पूरा करने में बहुत समय लगेगा निश्चित रूप से। कोई भी अधिकारी नहीं चाहता, कोई भी अधिकारी कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। ऐसे मंदिर बिक चुके हैं, ऐसी जनसंख्या का पलायन बहुत तेज गति से हुआ कि वहाँ की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। जयपुर शहर में छोटी काशी जो कहा था मंदिरों की बहुतायत थी, आज वो बहुत धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। मंदिरों को अगर बेचने का काम अगर किया जा रहा है और इस तरह का काम कोई गिरोह या कोई वर्ग विशेष द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। आने वाले समय में पूरा जयपुर शहर के अंदर इन जितने भी ये विधर्मी लोग हैं, इनका कब्जा हो जाएगा। ये सरकार को इसमें कोई नियंत्रण की व्यवस्था की आवश्यकता है। कई मंदिरों के अंदर तो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, वहाँ पे बार चल रही है, वहाँ पे मांस मदिरा बिक रहा है। 2018 से लेकर के 2023 तक जब कांग्रेस का शासन था, ऐसी स्थितियाँ बनी जयपुर शहर के अंदर। इस जयपुर शहर चार दीवारी के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। हम लोग इस विषय को लेकर के बहुत ही जल्दी बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं कि पलायन रुके। मुस्लिम समाज निरंतर रूप से गंदगी में रहना, भोजन वगैरह जो है वो मांस मदिरा खाना पीना, इस प्रकार की व्यवस्था रहने से वातावरण गंदा होता है। तो बनिया और ब्राह्मण जो उन बस्तियों में बसे हुए थे, वो उनके साथ रहने में अपने आप को असहज महसूस करता है। कांग्रेस सरकार में वो मंदिर बिके, वहाँ के प्रशासन ने आंखें मूंद के रखी। माइग्रेशन हो रहा है और दूसरी आबादी का माइग्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से लोगों का पलायन करने के चार दीवारी में कई कारण हैं। हिंदू यहाँ पर कम हो रहे हैं और मुस्लिम आबादी यहाँ पर बढ़ रही है। जो पलायन मैंने उन 5 सालों में देखा, वो पलायन मेरे लिए बिल्कुल कल्पना से परे था। यहाँ से पलायन का कारण है ये हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में निरंतर परिवर्तन होना। जब लोगों में डर का माहौल होगा, आसपास की स्थितियों से वो डरेंगे, तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए वो पलायन करेंगे। सरकार ने उनको मकान बनाने की परमिशन नहीं दी। परिवर्तन, जीवन पद्धति में परिवर्तन के कारण सब व्यवस्थाएं बदलते हुए स्वरूप में बनाने की इजाज़त नहीं होने से लोग यहाँ से छोड़ करके बाहर जाने लगे। मंदिर बिक रहे हैं, सार्वजनिक मंदिर बिक रहे हैं, और जब लोग शिकायत करते थे उनकी शिकायत पे कार्रवाई नहीं होती थी। राजस्थान में बाहर है, भाजपा की सरकार है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर और छोटी काशी के नाम से विख्यात परकोटा इन दिनों एक अजीब सी पेशोपेश से गुजर रहा है। यहाँ एक धर्म विशेष के पलायन और उनके मकानों को दूसरे धर्म के लोगों द्वारा खरीदा जा रहा है। सरकार इस मामले में मौन है, चुप्पी साधे हुए है। लेकिन खास बात यह है कि आज तक केवल सुनाई ये दिया गया था कि एक धर्म विशेष के परिवार के मकानों को दूसरे धर्म के लोगों ने खरीदा है, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है कि यहाँ एक सैकड़ों साल पुराने मंदिर को दूसरे धर्म के लोगों ने खरीद लिया है। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो वहाँ के हालात काफ़ी कुछ बयां कर रहे थे। आइए हम जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सुभाष चौक थाने में मकान नंबर 3566, जिसका वो एक सिद्ध बिहारी जी का मंदिर है, उसके बारे में 24/9/2024 को 29/4/2024 को मैंने सुभाष चौक थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, क्योंकि मुझे कोई सूचना मिली थी कि वो जो मंदिर है वो बेच रहे हैं और उसके एडजॉइनिंग जो चरपेटे वाला मकान है, शकील करके चांदी के वर्क का काम करता है, वो उसको मकान को खरीद रहा है। और इस वजह से उस मंदिर परिवार वालों ने उसके पेटे पैसा भी ले लिया, मोटी रकम भी ले ली एडवांस। हमको जब पता चला तो उस समय हमने 2024 में 29/4/2024 को सुभाष चौक थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई।
सुभाष चौक थाने ने कार्रवाई करते हुए उस मंदिर की पूरी वीडियोग्राफी कराई, उनके बयान लिए और वो सौदा उस वक्त होल्ड कर दिया। अब थोड़े टाइम बाद में अभी हमको पता चला कि करीब 1.5 महीने पहले इसने मंदिर परिवार ने वो मूर्तियाँ जो थी वहाँ पे ठाकुर जी की, वो मूर्तियाँ वहाँ से अन्यत्र कहीं शिफ्ट कर दी और वो पोजीशन उसको दे दिया। तो ये बिल्कुल बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जयपुर शहर में इस प्रकार मंदिर को कोई मुसलमान खरीदे, ये बहुत गंभीर है और हमारे सनातन धर्म का घोर अपमान है। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। इसका भी हमने थाने में लिख करके दिया है। अभी करीब 10 अक्टूबर को मैंने डीसीपी साहब को इस विषय में अवगत कराया था। डीसीपी साहब ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। मैंने कहा साहब जांच तो अब कहाँ बची है, इतना टाइम हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। अब जो है इंचार्ज साहब से जब हम मिले तो इंचार्ज साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो मंदिर ही नहीं है, मकान है। मैंने जब उनसे पूछा कि जयपुर शहर में परकोटे के अंदर करीब 2 लाख मकान है, 2 लाख हिंदुओं के मकान के बाहर क्या कीर्ति स्तंभ है क्या? कीर्ति स्तंभ बाहर लगा हुआ है का मतलब यही होता है कि वो सार्वजनिक मंदिर है। उसके बावजूद जो है एसएचओ वहाँ का जो है वो ये कह रहा है कि वो तो मकान है। वो उसका पक्ष किस लिए ले रहा है? क्योंकि ये पूरे पुलिस थाने की मिलीभगत है, पूरा पुलिस जो तंत्र है इसमें मिला हुआ है। और इससे पूर्व मैं उनको वहाँ के अधिकारियों को अवगत करा चुका हूँ, क्योंकि इस मंदिर के एडजॉइनिंग दूसरी तरफ जो है एक मदरसा चल रहा है। वो मदरसा भी कभी 25 से 30 साल पहले कृष्ण बिहारी जी का मंदिर हुआ करता था, राधा कृष्ण का मंदिर था, 2.5 फीट की वहाँ पे मूर्तियाँ थी। वो मंदिर भी मुसलमान को बेच दिया, जो कि बहुत गंभीर विषय है। इसके अलावा इन दोनों मंदिरों के ठीक सामने रोड के उस पार मुश्किल से 10 मीटर 15 मीटर 10-12 मीटर दूर सामने की तरफ महादेव जी का मंदिर था। वो महादेव जी का मंदिर भी मुसलमान को बेच दिया। आज वहाँ मंजिल खड़ी है, मुसलमान का मकान खड़ा हुआ है। तो ये जो है हिंदुओं का पलायन, हिंदू मंदिर बेच रहे हैं, मुसलमान खरीद रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा? इस पे कभी अंकुश तो लगेगा? पुलिस प्रशासन, पुलिस जो है, पुलिस केवल और केवल ये चाहती है कि मेरे सारे अधिकारी मेरे कार्यकाल के अंदर कोई भी ऐसी कार्रवाई हम नहीं करें जो कंट्रोवर्शियल हो या कोई विवादित हो। कोई भी अधिकारी नहीं चाहता, कोई भी अधिकारी कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। वो जिंदा मक्खी निकलने के उसमें चल रहे हैं वो, कि वो हाँ चल रहा है, चलने दो। हम ये आवाज़ उठाएंगे, अब आवाज़ उठाते हैं तो हमको ये कहते हैं कि नहीं आप मुकदमा लगा देंगे हम। अरे तो लगाओ ना मुकदमा, कौन डरता है मुकदमे से? जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस प्रकार से जयपुर शहर में छोटी काशी जो कहा था मंदिरों की बहुतायत थी, आज वो बहुत धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। डेमोग्राफी इसी वजह से चेंज हो रही है। और आने वाले समय में पूरा जयपुर शहर के अंदर इन जितने भी ये विधर्मी लोग हैं इनका कब्जा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे जो है हमारे पूर्वजों जो मकान बनाए, हमारे जो हवेलियां हैं उनको किसी तरह से हम खुर्द-बुर्द करें या हमारे जो मंदिर है वो उनको हम बेच के जाएं कहीं। हम नहीं चाहते। यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि कई मंदिरों के अंदर तो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, वहाँ पे बार चल रही है, वहाँ पे मांस मदिरा बिक रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस जाकर के कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वाले जाकर के वहाँ पे अय्याशी करके आ जाते हैं। कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। सीधी सी बात ये, डेमोग्राफी चेंज का मतलब ही यही है। हम लोग इस विषय को लेकर के बहुत ही जल्दी बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं कि पलायन रुके और जिस येन केन प्रकारेण हमारे जो लोग हैं पुराने पूरे प्राचीन हवेलियाँ, मंदिर, मठ मंदिर जितने भी हैं वो एज इट इज़ हमारे लिए हमारी धरोहर यूँ की यूँ बरकरार रहे। तो ये पूरा मामला एक मंदिर के बेचने का नहीं है, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे में हमारी टीम ने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी जाकर बात की कि इस तरह के मामले को वो किस नज़र से देखते हैं और उनका इस पलायन पर क्या रुख है। देखिए, जब तक हमारी सरकार थी बीजेपी की यहाँ 2018 तक और 2019 तक हमारा बोर्ड था निगम का बीजेपी का, जब जयपुर शहर पूरा एक ही था। साजिशन कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने साजिश पूर्वक जयपुर को 2 टुकड़ों में बांटा। उनका कहना था कि जयपुर का इससे हर तरह की जो व्यवस्था होती है उसमें योगदान काफ़ी अच्छा रहेगा, किंतु ये देखने में आया कि कांग्रेस शासन के जो 5 साल थे
वो जयपुर के सबसे बुरे दुर्दिनों में से वो 5 साल मैं काउंट करूँगा इसके अंदर, कि जितनी इस छोटी काशी की, जहाँ पर हर घर में मंदिर है, हर चौराहे पर मंदिर है, धार्मिक आस्था का केंद्र ये छोटी काशी है। जयपुर शहर वास्तविक रूप से यही जो हमारी चारदीवारी, यही वास्तविक जयपुर शहर है। यहाँ की संस्कृति को जो नुकसान उन 5 सालों में पहुँचा, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति को जो नुकसान उन 5 सालों में पहुँचा, जनसंख्या के अनुपात को मैं कहूँगा आपको कि जो नुकसान उस समय पहुँचा उसकी पूर्ति करना असंभव है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से, जब से कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है, कि ऐसी स्थितियों को हम ठीक कर सकें। किंतु जितना बड़ा गड्ढा वो सरकार करके गई है, उस गड्ढे को पूरा करने में बहुत समय लगेगा। निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि कुछ एरियो में ऐसे मंदिर बिक चुके हैं, ऐसी जनसंख्या का पलायन बहुत तेज़ गति से हुआ कि वहाँ की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। इन सब की जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार रही। मैं आपको प्रूफ के साथ कहूँगा, कई ऐसे मंदिर जो कि सार्वजनिक मंदिर थे, लोग उसमें पूजा अर्चना करते थे, कांग्रेस सरकार में वो मंदिर बिके। वहाँ के प्रशासन ने आंखें मूंद के रखी। पुलिस प्रशासन को बोलने के बाद में, सामाजिक प्रशासन को बोलने के बाद में, जिला कलेक्टर तक ये सूचना देने के बाद में उन्होंने उसको अनदेखा किया। तो इसको आप क्या कहेंगे कि कहीं न कहीं सरकार का उसमें सहयोग था, सरकार की उसमें मिलीभगत थी, सरकार ने की जो जिम्मेदारियाँ थी उनको उन्होंने पूरा नहीं किया, उन पर ध्यान नहीं दिया। और एक तरह से मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जो पिछली 5 साल की सरकार थी उसकी जो नाकामियाँ थी, या उन्होंने मिलीभगत से जो जिस प्रकार से जयपुर को बर्बाद किया उन्होंने, उस जयपुर को दोबारा ठीक करने में काफ़ी समय लगेगा। और जो गड्ढा उन्होंने बनाया है ना, जो डेमोग्राफी चेंज की उन्होंने, ये बहुत बड़ी एक समस्या का कारण है। निश्चित रूप से जयपुर शहर को इसको भुगतना पड़ रहा है आज की तारीख में। निश्चित रूप से लोगों का पलायन करने के चारदीवारी में कई कारण हैं। ठीक है, सामाजिक कारण है, अपने व्यक्तिगत कारणों से कोई पलायन करता वो एक अलग चीज़ है। किंतु अगर कोई आदमी डर के माहौल में पलायन करे, कोई आदमी डर कर के आसपास की स्थिति ऐसी बना दी जाए, और फिर जब वो न्याय की गुहार में जब प्रशासन के पास जाए और उसकी सुनवाई नहीं हो, तो उसको पलायन के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस शासन में 2018 से लेकर के 2023 तक जब कांग्रेस का शासन था, ऐसी स्थितियाँ बनी जयपुर शहर के अंदर, इस जयपुर शहर चारदीवारी के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। इसमें इस प्रकार का माहौल रहा कि जैसे कि यहाँ कोई सरकार थी नहीं, एक अराजकता फैली यहाँ पर। उस अराजकता के अंदर ये सारे काम हुए। आम जनता की सुनवाई नहीं होना, न्याय नहीं मिलना, पुलिस के पास जाना तो कोई कार्रवाई नहीं होना। तो निश्चित रूप से जब लोगों में डर का माहौल होगा, आसपास की स्थितियों से वो डरेंगे, तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए वो पलायन करेंगे। तो यही कारण रहा। इन स्थितियों को हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी आम जन में ये चाहते हैं कि विश्वास बढ़े, वो अपनी जगह को ना छोड़े, डेमोग्राफी को चेंज ना होने दे, जयपुर की संस्कृति को बचा कर रखें, जयपुर की संस्कृति और यहाँ की जो विरासत है उसको बचा कर रखें। निश्चित रूप से अब हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सफल भी होंगे, और उम्मीद करते हैं कि जयपुर की जनता भी इन चीज़ों को जानेगी और समझेगी। और हम सकारात्मक रूप से काम करना चाहते हैं। हम किसी समुदाय विशेष को हर्ट नहीं करना चाहते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम चाहते हैं कि एक सौहार्द बने। जयपुर शहर की जो पुरानी परंपरा है, जिस प्रकार सब लोग मिलकर रहते थे, यहाँ की संस्कृति को बचा के रहते थे, यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मंदिर, यहाँ का जो पुरातत्व जो है एक विश्वविख्यात है। इसी विश्वविख्यात ख्याति के साथ में जयपुर शहर के नागरिक भी जो है अपने आप को और रखें, हमारी यही इच्छा है। मंदिर बिक रहे हैं, सार्वजनिक मंदिर बिक रहे हैं, और जब लोग शिकायत करते थे उनकी शिकायत पे कार्रवाई नहीं होती थी, सुनवाई नहीं होती थी। राजनीतिक हस्तक्षेप इतना हद से अधिक था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती थी, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकता था। तो निश्चित रूप से जो पलायन का मेन कारण रहा, इतना बड़ी संख्या में पलायन, क्योंकि मैं जयपुर शहर का बाशिंदा हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है, मैं जयपुर शहर की चारदीवारी में रहने वाला आदमी हूँ, चारदीवारी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। किंतु जो पलायन मैंने उन 5 सालों में देखा, वो पलायन मेरे लिए बिल्कुल कल्पना से परे था कि किस प्रकार से प्रशासन ने आंखें मूंद रखी थी, पुलिस कार्रवाई करने से बचती थी। उस राजनीतिक जो लोग थे, यहाँ के जो चुने हुए लोग थे, वो इतने बेखौफ हो गए थे कि वो हर तरह के काम करते थे। मतलब उनको चिंता नहीं थी कि हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ से पलायन कर रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सार्वजनिक मंदिर जो है बिल्कुल सार्वजनिक मंदिर बेचे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी।
जो मेरे को वो देखना पड़ा। अब ठीक है, अब जो सरकार आई है बीजेपी की, वो इस पर कार्रवाई कर भी रही है और निश्चित रूप से ये पलायन कुछ हद तक रोकने के उसके ऊपर है, किंतु चीज़ों को ठीक करना बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये जो गड्ढे बने उस समय, उन गड्ढों को पूरा करना थोड़ा समय तो लगेगा इसके अंदर। और निश्चित रूप से इसमें और सख्त कानून बनने की आवश्यकता है, कि और सख्त कानून बने कि इस प्रकार की जो सार्वजनिक चीज़ें, सार्वजनिक धार्मिक स्थल है, इनको बेचा नहीं जाए। सर, अब तो डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो क्या लगता है आपको जो छोटी काशी का स्वरूप है वो वापस लौट पाएगा, या जो कंडीशन है वो स्टेबल हो पाएगी? देखिए, डबल इंजन की सरकार का तो आपने पूरे देश में प्रदर्शन देखा है कि जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, उस स्टेट ने, उस राज्य ने एक ऐसी प्रगति की है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार से 2013 से लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो शासनकाल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि भारत की कीर्ति विश्व में कितनी बड़ी है। तो निश्चित रूप से जब जब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी रही है, राजस्थान ने प्रगति की है, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण जब सरकार राजस्थान में नहीं रही बीजेपी की, तो राजस्थान के जो प्रगति हमने की थी ना, उससे अधिक गहरे गड्ढे में हम जा चुके थे। तो मैं कहूँगा सौभाग्य हमारा राजस्थान का कि दोबारा यहाँ पर 2 साल से डबल इंजन की सरकार है। और आप देख सकते हैं, और आप ये, मैं ऐसा नहीं कह कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, ये आप तथ्यात्मक रूप से देखें कि राजस्थान ने 2 सालों में उन गड्ढों को भरने का पूरा प्रयास किया। जब गड्ढे भरेंगे उसके बाद आगे की प्रगति भी आपको दिखेगी। सर, ये भौगोलिक जो स्थिति बदली, जयपुर का स्वरूप बदला, क्या आपको लगता है ना पार्षद तो स्थानीय पार्षदों के भी हाथ था? मैंने आपको कहा ना कि जयपुर के 2 टुकड़े करना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, और जो 2 टुकड़े करके इनको, कांग्रेस सरकार को ये लगता था कि जयपुर शहर में कभी हमारा बोर्ड नहीं बन सकता, तो उन्होंने साजिश पूर्वक इस प्रकार के वार्ड बना करके एक 4 दीवारी का अलग से इन्होंने एक वो बनाया, बोर्ड बनाया, ताकि कांग्रेस का बोर्ड वहाँ बन सके और वो अपनी मनमानी कर सके। तो निश्चित रूप से 5 साल तक उन्होंने अपनी मनमानी की है यहाँ, और जयपुर शहर की 4 दीवारी को नुकसान पहुँचाने का काम किया उन्होंने, और नुकसान पहुँचाया भी उन्होंने। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने में योगदान रहा, यहाँ के कल्चर को ख़त्म करने में योगदान रहा, यहाँ के मंदिरों का अस्तित्व ख़त्म करने में उनका योगदान रहा, ये कह सकता हूँ मैं। अब 2 निगम हुए, ग्रेटर और हेरिटेज, अब दोनों को एक कर दिया गया है, ठीक है। अब इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि जयपुर इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पर 2 निगम की या 3 निगम की आवश्यकता थी। आज दिल्ली एक स्टेट है, वहाँ पर एक ही निगम है। बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर एक ही निगम है। आज कलकत्ता में एक ही निगम है, हैदराबाद में एक ही निगम है, बेंगलोर में एक ही निगम है। तो जयपुर, कोटा और जोधपुर जो इतने बड़े शहर नहीं है, कोटा तो बिल्कुल बहुत छोटा शहर है, वह 2 निगम की क्या आवश्यकता थी? तो निश्चित रूप से इनके राजनीतिक उद्देश्य थे, क्योंकि जयपुर, जोधपुर, कोटा में इनका बोर्ड नहीं बनता था, तो इनको अपने बोर्ड बनाने थे वहाँ। तो इन्होंने वो सोच समझ के एक राजनीतिक रूप से इन्होंने इन शहरों के टुकड़े किए, और टुकड़े करके इन शहरों का जो विकास था उसको अवरुद्ध करने का काम इन्होंने किया। और हमने 5 साल में देखा भी कि सफाई की व्यवस्था हो या किसी और प्रकार की व्यवस्था जिससे आम जनता प्रभावित होती है, उसमें बहुत अधिक नुकसान हुआ है। जो जयपुर का स्थान बन चुका था, पूरे भारत में जो जयपुर का एक स्थान बन चुका था, उस स्थान को बहुत नीचे लाने में इनका योगदान रहा है। इलेक्शन आ रहे हैं निगम के, क्या कहते हैं सर, कैसे क्या माहौल रहेगा आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहूँ कि आम जनता में भाजपा के प्रति बहुत अधिक विश्वास है, और आने वाला जो निगम चुनाव है, आप क्योंकि जयपुर का दोबारा से पूरे जयपुर का एक ही बोर्ड बन चुका है, एक ही निगम बनेगा यहाँ पर। निश्चित रूप से भाजपा का बोर्ड बनेगा, भाजपा का मेयर बनेगा, और जब भाजपा का बोर्ड बनता है और भाजपा का मेयर बनता है, तो उसकी सिर्फ एक ही दिशा होती है कि हम जयपुर का विकास कैसे करें, जयपुर को स्वच्छ कैसे रखें, जयपुर के आम जनता को राहत कैसे दें, ये उनका उद्देश्य होता है। और मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि जयपुर में भाजपा का बोर्ड बनेगा, भाजपा का मेयर बनेगा, और जयपुर दोबारा अपने पुराने वैभव की ओर लौटेगा। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात जो देखने में आती है कि एक तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, और दूसरी आबादी का माइग्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। हिंदू यहाँ पर कम हो रहे हैं और मुस्लिम आबादी यहाँ पर बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर मुस्लिम तो रह रहे हैं ना, तो अगर वो यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी गतिविधियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं जिसमें इंटेंशनली ऐसा हो रहा है कि उन्हें बेचने को मजबूर किया जा रहा है और मुस्लिम्स ही उन्हें खरीद रहे हैं, या फिर हिंदू कुछ अपनी लापरवाही ऐसी कर रहे हैं कि थोड़े से लाभ की वजह से वो अपनी चाहे मंदिर हो, चाहे अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ हो और जगह हो, उनको थोड़ा सा लाभ मिला हमको ज़्यादा और हमने बेच दिया।
तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जयपुर तो वैसे भी भाईचारे के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में रहे हैं, बहुत भाईचारे, सौहार्द और सद्भाव से रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह का अगर चीज़ें आएंगी कि डेमोग्राफी ख़राब होगी, एक ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आती है और उससे सौहार्द और भाईचारा भी ख़राब होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सरकार को जो है वो एक जो पूरी प्लानिंग है वो यहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से प्लान करके, उन स्टेक होल्डर्स के हिसाब से प्लान करके अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो रहेंगे। और मैं तो ये मानती हूँ कि प्लानिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो लोग छोड़ कर के गए हैं वो भी यहाँ पर आकर के रहें। और मैं तो लोगों से भी अपील करूँगी, अगर आपका परकोटे में अगर मकान है तो अपना वोटर आईडी यहाँ कर रखिए। यहाँ पर अपने अभी चल भी रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि SIR चल रहा है, जनगणना का है, तो अपना रखिए, क्योंकि इससे आपका आपके परकोटे से, आपके शहर से आपका जुड़ाव बना रहेगा और इस हेरिटेज को हम संभाल करके रख पाएंगे। देखिए, हेरिटेज अगर जयपुर का अगर संभल सकता है तो सिर्फ यहाँ के मंदिरों को बचाने से और यहाँ के रहने वाले लोग जो अपने मकानों को और बिल्डिंग को सहेज कर रखेंगे, सिर्फ उन्हीं से ही बच सकता है। और आज हम देख भी रहे हैं कि उन्हीं की वजह से बचा हुआ है। तो जिनके यहाँ पे मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी लोगों से कि अगर उनका यहाँ पर अपना पारंपरिक मकान है तो वो यहाँ का अपना वोटर आईडी रखें, यहाँ के मकान से अपना कनेक्शन बना करके रखें, त्योहारों पर यहाँ पर आएँ, क्योंकि त्योहारों पर यहाँ पर अलग उत्साह देखने को आता है परकोटे में। तो यहाँ पर त्यौहार मनाने के लिए अपने मकान में आए, अपने घर पर आए और उसे उत्साह से मनाएं। इससे निश्चित रूप से इस परकोटे से और शहर से उनका जुड़ाव बना रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है। जैसे हम देखते हैं कि दोनों नगर निगमों को एक करने का काम किया है, जिससे कि ये जो एक बनाया गया था माहौल कि हाँ, एक वर्ग विशेष के लिए यहाँ पर वोट हैं और वो वहाँ वोट हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक निगम को एक करने का काम किया गया है और उससे जो है वो हमारी प्लानिंग्स भी उस हिसाब से नहीं हो पाई हैं। तो शायद बेहतर प्लानिंग जो है वो होगी, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा हम देख भी रहे हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पर्यटक बहुत आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे यहाँ के रहने वाले लोगों को, जब निकलते हैं गोविंद देव जी के दर्शन करने भी अगर लोग निकलते हैं तो ट्रैफिक में कई बार अटक जाते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं जिनमें तो अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है। देखिए, मुझे लगता है कि सीधे तौर पर जो 2 नगर निगम बनाए गए वही इसी बात को दर्शाता है। जिस तरीके से वार्डों का परिसीमन किया गया वो इसी बात को दर्शाता है कि किस तरीके से वार्ड को इस तरीके से परिसीमन कर दिया और छोटे छोटे वार्ड बना करके और ऐसा करने का प्रयास किया गया कि हम एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए, उनके पार्षद ज़्यादा जीत करके आएँ और जो है वो उस तरह का एक निगम हम बनाने की कोशिश करें। तो वो तो साफ तौर पे दिखाई दे ही रहा है और वो सबने देखा भी और उसका कोई लाभ भी नहीं हुआ 2 निगमों का होने का। बल्कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि एक ही चौराहे पर 4-4 पार्षद नज़र आने लगे और वहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी। तो ये सब चीज़ें तो देखने में आई है, तो हमेशा से देखने में आई है। लेकिन मुझे लगता है दोबारा नगर निगम एक हुआ है तो ये जो हम एक चीज़ जो महसूस कर रहे थे वो हमको कम महसूस होगी। अगर मेरे को लगता है कि अगर इस तरह के मामले हैं तो निश्चित रूप से शिकायत की जानी चाहिए और मुझे लगता है ये मामला तो न्यायालय में भी जाना चाहिए जहाँ पर है। तो अगर दे रहे हैं नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी, मैं ये मानती भी हूँ। अगर सरकार की हम जानकारी में और शिकायत पे अगर हम लेकर के जाएंगे तो इसमें अगर इस तरह के कुछ गलत तरीके से मंदिरों को अगर बेचने का काम अगर किया जा रहा है और इस तरह का काम कोई गिरोह या कोई वर्ग विशेष द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कानून तो ऑलरेडी परकोटे में है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने की आवश्यकता है और उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्योंकि परकोटे को सहेजने और संवारने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे कानून बने हुए हैं। परकोटे के आसपास 15 मीटर तक आप कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक जगहों को बेचा नहीं जा सकता, कॉमर्शियल निर्माण नहीं हो सकता, आप फ्रंट जो आपका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको एज ए हेरिटेज लेना पड़ेगा। तो इस तरह के सब कानून हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन पिछले 5 सालों में जो हमने निगम का देखा, क्योंकि पहले हमने देखा कि मेयर स्कैम में फंस गई, घोटाले में फंस गई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको जेल जाना पड़ा और इस तरह की जो काम सब हुए उसमें ये जो कानूनों का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पे लापरवाही नज़र आई। बोर्ड की मीटिंग्स ना होना,
बोर्ड की मीटिंग में पार्षद इस तरह की बातों को उठा सकते हैं, और जब बोर्ड की मीटिंग में इस तरह की बातों, क्योंकि पार्षद की सबसे ज़्यादा जानकारी में होती हैं ये सब चीज़ें, वो इन सब बातों को उठा सकते हैं, और उठा करके जब बोर्ड मीटिंग में उठता है मैटर तो उसका फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट भी निकलता है। तो ये सब कुछ ना होना, ये मुझे लगता है कि निगम को इतना कमज़ोर बना देना और निगम की बोर्ड मीटिंग्स ना होने देना, ना हो पाना, ये सब जो है ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को नुकसानदायक है और इससे सख्त कार्रवाई होने में दिक्कत आती है। पर मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अब सरकार काम कर रही है इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी और एक सख्त एक्शन जो है वो दिखाई देगा। जयपुर बने 299 वर्ष होने को आ गए, 299 वर्ष चल रहा है। जिस समय इसकी बसावट की गई उस समय इसकी प्लानिंग ऐसी की गई कि जो आज तक भी वो सारा क्षेत्र ऐसा लगता है कि हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन आज़ादी के बाद या उस समय से ही इसके डेवलपमेंट को जिस प्रकार से सोच थी उस प्रकार से नहीं हो करके, और यहाँ के जो इंजीनियर और अधिकारी रहे बाद में, उनका विजन बहुत छोटा रहा, इसलिए जो आस पड़ोस की कॉलोनियाँ हैं उनके रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं, जबकि जयपुर शहर के रास्ते बहुत बड़े हैं। और ऐसे का बोलबाला, आर्थिक भ्रष्टाचार ऐसा रहा जिसके कारण से रास्ते छोटे होते गए। इसलिए यहाँ पर जो रहने की सुविधाएं जिस प्रकार की होनी चाहिए थी, जैसा माहौल था, उस प्रकार की सुविधाओं में कटौती हो गई। और चूँकि परिवार यहाँ पर रहते उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, सरकार ने उनको मकान बनाने की परमिशन नहीं दी। परिवर्तन, जीवन पद्धति में परिवर्तन के कारण सब व्यवस्थाएं बदलते हुए स्वरूप में बनाने की इजाज़त नहीं होने से लोग यहाँ से छोड़ करके बाहर जाने लगे। दूसरा यहाँ से पलायन का कारण है ये हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में निरंतर परिवर्तन होना। जो लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ रहना अन्य समाजों के लिए मुश्किल होता है, जैसे मुस्लिम समाज निरंतर रूप से गंदगी में रहना, भोजन वगैरह जो है वो मांस मदिरा खाना पीना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहने से वातावरण गंदा होता है। तो बनिया और ब्राह्मण जो उन बस्तियों में बसे हुए थे वो उनके साथ रहने में अपने आप को असहज महसूस करता है, इसलिए उनको वहाँ से उस मकान को छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि उस प्रकार की जो बदबू आती है, गंदगी रहती है, वो उसमें रह नहीं सकता। सरकार उस पर नियंत्रण नहीं करती। सरकार समानता का नाम लेकर के उनको सहज सुविधाएं प्रदान करती है, जिसके कारण से ये असुविधा हो रही है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दे जहाँ पर उनके रहने वाले लोगों को इस प्रकार की सुविधा रहे कि जब तक वो नहीं कहे तब तक उस मकान को अन्य व्यक्ति ना खरीद सके। तो इस प्रकार की पलायन की व्यवस्था पर नियंत्रण लगेगा। साथ में ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहाँ सुंदरतम वातावरण, जैसे गंदी गलियाँ हैं, ये सेटबैक के इलाके थे, उनको गंदी गलियों में कन्वर्ट हो गए, वो वापस रास्तों में कन्वर्ट हो या वह गंदी गली का नाम खत्म हो जाए। शहर में जो नालियाँ हैं जो भरी रहती है, रोज़ निकलती नहीं है, उससे रोज़ हरिजन से कोई भी शहरवासी जो आज का रहने वाला है उस गंदगी के वातावरण को देख कर रहना नहीं चाहता, रोड पे पानी नहीं रहना चाहता। तो इसको निदान करने के लिए जो व्यवस्थाएं नए रूप में मैंने उनको एक बना करके और प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, उसके अनुसार वो काम कर दे तो शहर में मिलने वाली सुविधाओं को जो शहर के बाद मिलती ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति शहर छोड़ के नहीं जाएगा। और यहाँ की कीमतें निरंतर बढ़ने पर व्यक्ति यहाँ आकर के मकान खरीदने लगेगा बजाय छोड़ के जाने के। एक बात और मैं व्यवसाय करने के लिए बात कहता हूँ, यहाँ पर जयपुर शहर की बसावट में सारे बाजारों में पहले व्यवसाय होता था। घरों के अंदर नीचे बैठ करके कोठे उन्होंने होते थे, उनमें व्यापार होता था। परिस्थितियाँ बदल गई, सब जगह दुकानें बन रही है, रास्तों में दुकानें सब बनी, लेकिन आर्थिक भ्रष्टाचार के कारण से दुकानें असहज रूप में बनी। किसी ने छोटी बना ली, किसी ने बड़ी बना ली। ठीक प्रकार से जैसे बाजार डेवलप हुए वैसे रास्ते डेवलप नहीं हो पाए। इस परिस्थिति से भी निपटने के लिए सरकार को ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो यहाँ पर छोड़ करके गए पड़ोस में, चाहे जनता कॉलोनी ले लो, चाहे बनी पार्क ले लो, चाहे सी स्कीम ले लो, ये सब रिहायशी कॉलोनियाँ बसी थी, क्योंकि शहर की चार दीवारी में व्यापार होता था। आज सबने क्या ठान लिया, शहर की चार दीवारी तो व्यवसायिक केंद्र नहीं है, ये रिहायशी क्षेत्र है। जबकि हमारा तो यह मिक्स क्षेत्र था, मिश्रित प्रकार की गतिविधियां इसमें होती थी। इसलिए सब प्रकार की गतिविधियों के लिए आज भी शहर सुरक्षित है। और इसमें परिवर्तन करके ये सरकार को इसमें कोई नियंत्रण की व्यवस्था की आवश्यकता है तो इसको 2 मंजिल 3 मंजिल तक कॉमर्शियल की स्वीकृति स्वतः मिल जाए और उसके ऊपर की मंजिलों पे रिहायशी ही रहे। उसके बिना वहाँ रजिस्ट्रेशन GST का मिलता है, वो लाइसेंस देना बंद कर दे
तो निश्चित रूप से यह कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, तो कीमतें बढ़ जाएगी, तो प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहेगा, बल्कि उसके किराए से और अन्य आमदनी के स्रोतों से वो काम करने लगेगा। साथ ही शहर की चार दीवारी के जो लोग हैं पुराने वाले, उनके पास आमदनी के साधन कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए भी वो मकानों को यहाँ से बेच करके और अन्यत्र जाना चाहते हैं। अन्य लोग खरीदते हैं तो उनके लिए भी कोई लाभ की स्थिति है, इसलिए वो खरीद रहे हैं, नहीं तो यहाँ खूब खरीदेगा फिर आदमी। इसलिए उसकी लाभप्रद स्थिति का अनुचित लाभ वो जो पैसे वाले लोग हैं वो उठा रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि इन सब समस्याओं के निदान जो मैंने आपको बताए हैं, इनको धीरे धीरे सरकार से लागू करने का प्रयास चल रहा है, और वो लागू हो जाएंगे तो शहर में वापस मकानों को खरीदने की होड़ लगी रहेगी, और हम वापस जयपुर शहर को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बन करके रहेगा। परकोटे में एक धर्म विशेष के पलायन की कई वजहें बताई जा रही हैं, जिसमें भारी ट्रैफिक है, जिसमें लोगों का शहर के अन्य विकसित हिस्सों में जाकर बसना भी बताया जा रहा है, लेकिन मूल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। हालात इस कदर गंभीर हैं कि ना तो कोई स्थानीय बाशिंदा और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बाबत कुछ बोलने को तैयार हैं। लेकिन क्या सरकार इसी तरह से चुप्पी साधी रहेगी, और इस तरह के पलायन के मामले को देखते हुए क्या जयपुर के उजड़ने का इंतजार कर रही है? अब देखना ये होगा कि राजस्थान की ये डबल इंजन की सरकार क्या जयपुर के बाशिंदों के उजड़ने का इंतजार कर रही है, या उससे पहले कोई कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन आशीष पारीक के साथ कार्तिक बलवान, जनतंत्र न्यूज़, जयपुर।